आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। इटली में आयोजित हुए G7 शिखर सम्मेलन के मंच से एक बार फिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और औषधीय विरासत ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक महामंच पर पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले की खास पहचान नागौरी अश्वगंधा को वैश्विक नेताओं को उपहार स्वरूप भेंट किया। ग्लोबल ब्रांड बनने से किसान, जो नागौरी अश्वगंधा के किसान हैं, वो काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राजभर जी एक एहसान फरामोश नेता हैं। इटली में आयोजित हुए G7 शिखर सम्मेलन के मंच से एक बार फिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और औषधीय विरासत ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक महामंच पर पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले की खास पहचान नागौरी अश्वगंधा को वैश्विक नेताओं को उपहार स्वरूप भेंट किया। पीएम मोदी के इस कदम के बाद से ही नागौर का ये औषधीय पौधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट किए जाने के बाद नागौर और इसके आसपास के किसानों में भारी उत्साह है। नागौरी की खेती करने वाले किसानों का मानना है कि पीएम मोदी के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। नागौरी अश्वगंधा के निर्यात में उछाल आएगा और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। नागौरी अश्वगंधा की खेती करने वाले किसानों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी जी ने अश्वगंधा के बारे में विश्व स्तर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नागौर के किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने 4 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि नागौरी अश्वगंधा की खेती कैसे की जाती है। मेरे को इतना पहले नॉलेज नहीं था। नागौर के कृषि विभाग के अधिकारी है, वो हमारे संपर्क में आए, उसके बाद मैंने अश्वगंधा की खेती की रफ्तार पकड़ी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी G7 का जो प्रोग्राम हो रहा है फ्रांस में, उसमें हमारे नागौरी अश्वगंधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वहाँ पे मंच पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम किया है। और अभी जो इसको GI मिला है उसके पीछे कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं इसके जो औषधीय गुण हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी वास्तव में इसकी पहचान को देखा है, क्योंकि नागौरी अश्वगंधा जो वास्तव में यहाँ की मुख्य औषधीय फसल है नागौर की, और इसको 2025 के अंदर ही इसको GI टैग मिला है। तो इसकी वजह से इसकी पहचान दोगुनी हो गई है। और उसमें फिर बाद में मोदी जी ने इसको जो है अभी फ्रांस के अंदर गए हैं G7 के अंदर, तो इसको रिप्रेजेंट किया है नागौरी अश्वगंधा को, क्योंकि इसका जो एल्कलॉइड कंटेंट है इसके अंदर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके जो महत्वता है, क्योंकि ये वास्तव में औषधीय गुण को रखती है। और इसमें हर एज के जो है इसके जो है मनुष्य इसका उपयोग, इसके पाउडर का उपयोग कर सकता है। G7 सम्मेलन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटते हैं। ऐसे मंच पर नागौर की मिट्टी से उपजी इस अनमोल धरोहर को स्थान देना पीएम मोदी के लोकल फॉर ग्लोबल और एक जिला एक उत्पाद विजन की सफलता को दर्शाता है। ये उपहार न सिर्फ एक औषधीय पौधा है, बल्कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल वेलनेस यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य के संदेश का प्रतीक भी है। बता दें कि नागौर का नाम अब तक वीर तेजाजी की भूमि, सूफी संतों की दरगाह और बेहतरीन नागौरी बैलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नागौरी अश्वगंधा ने नागौर की साख में एक नया और स्वर्णिम वैश्विक अध्याय जोड़ दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पंजाब के दौरे पर हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका ये दौरा है और जब अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया। उनके इस आगमन को लेकर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम भी किए गए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और काफ़ी अहम ये दौरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को देखते हुए अपनी संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा है। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी उनके साथ चर्चा की। अपने इस दौरा के दौरान अपने पार्टी के नेताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। चुनाव में किस तरह से रणनीति कौन सी अपनाई जाए और क्या रणनीति होनी चाहिए,
इसको लेकर भी खासतौर से उन्हें दिशा निर्देश दें। आज हरमंदिर साहब का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आज यहाँ अरदास कर कर पूरे देश के लोगों के लिए शांति, अमन, पंजाब के लोगों की सुख शांति, सब का अरदास मैंने किया है। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान से मैं आया हूँ, जो मेरी कर्म भूमि है। और आज सौभाग्य है कि गुरुओं की इस भूमि पे आके इस हरमंदिर में मत्था टेकने का मौका मिला, अरदास करने का मौका मिला। और अब बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सियासी बयानबाजी इस दौरान काफी तेज हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। फखरुल हसन चांद ने ओम प्रकाश राजभर को एहसान फरामोश नेता बताया और कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक सहयोगियों का एहसान मानना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुबह सपा का सपा में किसी भी तरह का विलय नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह सपा के 6 में से 4 विधायक कथित तौर पर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो पार्टी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। शिवपाल यादव को चुनौती देने के सवाल पर फखरुल हसन चांद ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कि ओम प्रकाश राजभर जी एक एहसान फरामोश नेता हैं। उनको एहसान मानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं कर रही है। 6 में 4 विधायक समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं और वो चुनौती आदरणीय शिवपाल यादव जी को दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ लड़ेगा तो ओम प्रकाश राजभर जी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो ओम प्रकाश राजभर जी को चिंता अपने दल के अस्तित्व को लेकर करनी चाहिए, बयानबाजी बंद करनी चाहिए। देखिए ओम प्रकाश अयोध्या में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अयोध्या से जुड़ी एसआईटी जांच को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि किसी भी मामले में जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम या राजनीतिक विवाद न खड़ा हो। देखिए, इसकी व्यक्ति बाबर में है, किसकी भक्ति राम में है। ये 2 संस्कृतियों का, 2 विचारधाराओं का ही टकराव है। ये भारत का जो चुनाव होता है, जो मानने वाले लोग हैं 2 विचारधारा। एक वो विचारधारा है कि जो अंग्रेज औरंगजेब अपने बाप को जेल में बंद किया और अंग्रेज भाई को गर्दन काट के जो है गद्दी पर बैठा। एक वो विचारधारा है कि राम अपने मित्र को निषाद राज को गले लगाते हैं, सेना लेकर जाते हैं और 14 वर्षों तक उनका एक भाई खड़ा उसे इंतजार करता कि हक किसका है। तो दोनों की संस्कृति अलग है, तो इसीलिए जनता इस जो भारतीय संस्कृति है उसके संबंध में इसीलिए जनता मोदी योगी को ला रही है। और वो जो औरंगजेब की संस्कृति है बाबर की, इसीलिए जनता उनको हटा रही है। तो पहले की सरकारों में ये सब छुप जाता था, संरक्षण प्राप्त है। अभी सर जो भी इस तरह से दोषी पाए जा रहे हैं सब सजा प्राप्त और सजा दी जा रही है और कड़ी सजा दी जा रही है। हमको लगता है इतना कड़े कानून बन गए हैं तो इस बार का पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और लगता है विद्यार्थियों के साथ तब भी खड़ी सरकार, आज भी खड़ी हो, तो नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो आज के दिन में क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत लंबे समय से चल रहा है, इस तरह से जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, ये बहुत पहले से इनकी जड़ें जमाई गई थी और हमारी सरकार को उखाड़ रही है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होता नहीं, कभी मुथा की तरह उखाड़ो फिर पड़े रहते हैं। तो अब अंतिम हमको लगता है अब इसके बाद इतना होने के बाद अब किसी प्रकार का पेपर हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एआईएमआईएम के नेता हाफिज
वारिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में हाफिज वारिस कथित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की तुलना इमाम हुसैन से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है, बहस भी छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि यह बयान मुहर्रम के पवित्र महीने के दौरान दिया गया है। इस वीडियो में उन्होंने अपने विरोधियों के लिए आपत्तिजनक और विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। हाफिज वारिस इससे पहले कुंदरकी विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। फिलहाल वीडियो को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और राजनीतिक चर्चा भी इसको लेकर लगातार जारी है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। यहां करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल के तहत तैयार किया गया रामायण वैक्स म्यूजियम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस म्यूजियम में आगंतुकों को रामायण पर आधारित जीवंत और यथार्थवादी दृश्य देखने को मिलते हैं। अत्याधुनिक वैक्स स्टैच्यू और थीम आधारित सेटअप के जरिए पूरी रामकथा को दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शुरुआती चरण में म्यूजियम में आने वाले पर्यटकों के लिए पहले महीने टिकट की कीमतों में विशेष छूट भी दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अनुभव का लाभ उठा सकें। प्रशासन और संचालकों का कहना है कि आने वाले समय में इसका विस्तार करने और नई थीम गैलरी जोड़ने की भी योजना है। कल इधर अपना मेरा एक सपना जैसा एक मैटर हुआ इधर, क्योंकि योगी जी अपना ग्राउंड में आया, अपना म्यूजियम ओपन करने के लिए आया, अपना हाथ मिलाया, शॉल लगा दिया। ये मेरा ड्रीम है, वो कल इधर हो चुका है। वो बहुत बढ़िया बात है। सो आज से इधर हम लोग 9 बजे से म्यूजियम पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है और फर्स्ट इनिशियल 200 रुपया इसका टिकट एंट्री है, बट एक महीने तक हम लोग 150 रुपये इसका ओपनिंग ऑफर रखा हुआ है। अभी रामायण म्यूजियम का इसका नाम है रामायण वैक्स म्यूजियम। उसका अंदर रामायण का पूरा 20-25 बड़ा सीन्स हम लोग वैक्स में मम से बना के डिस्प्ले किया हुआ है। एकदम श्रद्धालु आए तो वो लोग को सेल्फी ले सकता है, इतना क्लोज लुक करके, क्लोज देख के, क्लोज आके सेल्फी ले सकता है। के खान सर की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर की पटना सिविल कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है और चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है। यह मामला पटना के मुसल्लफपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर फिलहाल रोक बनाए रखने का फैसला सुनाया और साथ ही उनके 3 स्टाफ सदस्यों को भी राहत देते हुए नो कोर्सिव एक्शन का आदेश भी दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की है। राजधानी के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर न्यायालय से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। खान सर के 3 स्टाफ को भी कोर्ट ने नो कोर्सिव दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 जून तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उनकी जमानत पर भी 25 जून को ही सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी का अंतरिम संरक्षण यानी इंटरिम प्रोटेक्शन बरकरार रखा है। अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। अभी केस डायरी सबमिट कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। पीपी साहब को हैंडओवर कर दिया गया है। 23 तारीख को तक उनको रिटर्न कर देना है पढ़ने के उपरांत। 25 को फाइनल हियरिंग होगी इसमें। आज रेगुलर बेल था 2 गार्ड्स का और एंटीसिपेटरी खान सर का था।
और 3 उनके स्टाफ को भी एप्रीहेंशन था कि पुलिस पकड़ सकती है, इसलिए उनका भी बेल आज बहस हुआ है, उसमें भी नो कोर्सिव उनको ग्रांट किया गया है। ये प्रिजम्पशन पर वकील थोड़ी कुछ बता सकता है, क्या होगा नहीं होगा वो सब उस दिन फैसला हो जज साहब के हाथ में रहता है। वकील साहब कोई भी होंगे, वकील साहब वो प्लेस करेंगे अपने डिफेंस को, और जज साहब को दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत ही कोई फैसला कर। बता दें कि कोर्ट जब इस तरह का आदेश जारी रखती है तो पर्दे के पीछे कई नियम और शर्तें लागू होती हैं। खान सर को पुलिस या जांच एजेंसी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगी, उन्हें उपस्थित होना होगा। वे मामले से जुड़े किसी भी गवाह या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उनके बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर जाने पर पाबंदी हो सकती है। 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान निर्देशों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि 2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए बवाल के दौरान खान सर के दोनों गार्डों पर 2-2 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ये कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी जोड़ लिया था। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब रोशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से इस घटना के लिए फैजल खान पर हत्या का आरोप लगाया। रोशन आनंद लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके साथ मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। वहीं खान सर की ओर से पहले भी आरोपों को निराधार बताया जाता रहा है। फिलहाल अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है। अब सभी की नजर मामले की अगली सुनवाई और पुलिस जांच की प्रगति पर टिकी है। कानपुर में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी और साथ ही गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए जिले के सभी 41 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने 2 स्तरीय पुलिस जांच व्यवस्था भी लागू की है। खुफिया एजेंसियों और इंटेलिजेंस टीमों को भी सक्रिय किया गया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विशेष तौर से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह, पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी भ्रामक जानकारी को तुरंत रोका जा सके। अधिकारियों का यह कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी केंद्रों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नीट का एग्ज़ाम है और कानपुर एक बड़ा सेंटर है जहां 41 सेंटर बनाए गए हैं, बड़ा जनपद है और इसमें सभी सेंटरों पर हमारी पुलिस ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो कार्यदायी संस्था के द्वारा सीसीटीवी कैमरे और जैमर इंस्टॉल किए गए। आज हमारे द्वारा भ्रमण भी किया गया कई सेंटरों का और मॉक ड्रिल भी की गई जो कार्यदायी संस्था के द्वारा, और हमारे स्तर पुलिस के स्तर से एलआईयू को एक्टिव किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जितने भी थाना प्रभारी, एसीपी और डीसीपी हैं, सारे लोग कर मूवमेंट में रहेंगे, सभी क्षेत्रों में, सभी सेंटरों में भ्रमणशील रहेंगे और पुलिस की चाकचौबंद व्यवस्था रहेगी। जितना मानक आया उससे हमने ज़्यादा ही फोर्स लगाया, हर सेंटर पर डबल फोर्स लगाया ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। कई लेयर चेकिंग करने के बाद ही अभ्यर्थी अपने सेंटर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे और उनको केवल प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति रहेगी और बाकी सारी चीज़ें एनटीए के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। नीट परीक्षा के पेपर लीक कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम आपको बता दें कि छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा से पहले देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व तैयारी देखी जा रही है। सुरक्षा का आलम यह है कि परीक्षा से ठीक पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई। नीट परीक्षा को लेकर मचे देशव्यापी बवाल के बाद अब दोबारा परीक्षा के लिए केंद्र सरकार और प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षा के पेपर लीक कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दोबारा होने जा रही नीट परीक्षा से पहले देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व तैयारी देखी जा रही है। सुरक्षा का आलम यह है कि परीक्षा से ठीक पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई है। नीट परीक्षा को लेकर मचे देशव्यापी बवाल के बाद अब दोबारा परीक्षा के लिए केंद्र सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। नीट पेपर लीक के दाग को धोने के लिए
केंद्र सरकार ने इस बार सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। परीक्षा की घड़ी से ठीक पहले देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सन्नाटा नहीं बल्कि सुरक्षा का महा मॉक ड्रिल देखने को मिला। इस मॉक ड्रिल के साथ ही ट्रैफिक, बस और रेल की सेवाओं के लिए भी अधिकारी सतत नजर आए। देखिए, जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट का एग्जाम होना है 21 तारीख को। इसकी तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। केंद्र जो व्यवस्थापक हैं और उनके हर केंद्र पे जो स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं उनके साथ बैठक हो गई है। पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई, सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। मॉक ड्रिल इसका ड्राई रन कल होना है, वो भी कल सुबह हो जाएगा। हर केंद्र पर स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत ना हो, लगभग 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करा दी गई हैं। को संदेश देना चाहते हैं जो परीक्षार्थी हैं और आम नागरिक दोनों के लिए, खास करके जो धनकी हाजीपुर के तरफ से, जो टोल प्लाजा के तरफ से जो भी पिकअप हैं, टेम्पू, ई रिक्शा, बस हैं, धनकी से नीचे आने के लिए हम लोग डाइवर्जन प्लान बनाए, नीचे नहीं आएंगे। जिनको परीक्षा सेंटर के लिए है तो धनकी के पास आकर वहाँ से पैदल फिर परीक्षा सेंटर की ओर जाएंगे, बापू परीक्षा सेंटर। बाकी जो जिनको जाना है, टाउन में जाना है, तो बिस्कोमान से होकर कुम्हरार वाले जो पुल है उस पुल से फिर शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सारे बस का जो रूट हम लोग कर दिए हैं 0 माइल होकर न्यू बाईपास के रास्ते से मीठापुर से होकर गांधी मैदान की ओर जाएंगे। इस रास्ता प्रतिबंधित रहेगा। Today we had a real-time rehearsal with all the route officers, the examination chief, the staff, the police. So right from where the question paper will be taken and what is the route, and to the examination center, in order to ensure that there are no issues. So we have done all this, and in the examination center also we've ensured medical facilities are present, and also doctors will be there to take care of the students in case of any last minute issues. So all the arrangements have been made. Students need not have to panic. So these are just arrangements to ensure that the examination is conducted in a smooth and a fair way. So they can just come and write the exam well. इसमें पूरी जो है इंतजामात कर लिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।